वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी आज हम करेंगे 9 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कंट्री वाइड सर्वे रिवील्स डेफिसिट्स इन स्टूडेंट लर्निंग। तो जो प्रखर राष्ट्रीय सर्वेक्षण है ना, एक परख होता है। परख किन के लिए होता है? स्टूडेंट्स की लर्निंग को टेस्ट करने के लिए। याद रखिएगा, परख का मतलब हिंदी में ये होता है ना, किसी को टेस्ट करना। तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, उसमें क्या क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। वो कंडक्ट हुआ था 4 दिसंबर 2025 को और एसेस किया गया था 24 कितने स्टूडेंट्स को? 2115,022 स्टूडेंट्स को फ्रॉम ग्रेड 3rd, 6th एंड 9th अक्रॉस 791 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, क्या क्या चीज़ों में? लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, साइंस में एंड सोशल साइंस में। तो इससे क्या लर्निंग डेफिसिट्स पता चलती है अक्रॉस ग्रेड एंड अक्रॉस सब्जेक्ट्स। तो की हाइलाइट्स में देखेंगे तो टॉप परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं? पंजाब, केरला, हिमाचल प्रदेश, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। उसके बाद हम की फैक्ट्स में आते हैं। उसमें परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, वो प्रीवियसली उसको हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे बोलते थे, इसी का नाम चेंज करके क्या हो गया है? परख। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेयर ग्रेट हॉर्नबिल साइटिंग इन एजीमाला स्पार्क्स रिन्यूड कॉल्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हॉर्नबिल की साइटिंग हुई है कहाँ पे? एजीमाला में। हॉर्नबिल और कौन से स्टेट में हुआ है? ये केरला में। एजीमाला इन कन्नूर है ना, जो केरला का, वहाँ पे हुआ है। और ये क्या है? हॉर्नबिल ना एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है ऑफ चेंजिंग बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट, यानी बायोडाइवर्सिटी को सिग्नल करता है कि कैसी है उस जगह की बायोडाइवर्सिटी। अब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो कहाँ मिलती है? एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में मिलती है। जैसे कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में? जैसे साइलेंट वैली में, नेलियापत्ती में, अतिरापल्ली में, अरालम में, पिराम्बिकुलम में, ये सब जगह। लेकिन कोस्टल एरिया में नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी साइटिंग एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है जो भी हमने देखा। और ये इसका स्टेटस क्या है? की फैक्ट्स में देखो, वल्नरेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वल्नरेबल है। हैबिटेट रेंज क्या है? वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती है और रेयरली इन कोस्टल बेल्ट। इट एक्ट्स एज अ सीड डिस्पर्सर। जनरली बर्ड्स एक्ट करते हैं ना सीड डिस्पर्सर के जैसे, और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साइट्स के अपेंडिक्स के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में है और WPA के हिसाब से शेड्यूल 1 में है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन डिमांड करता है। आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नियरली 600 एकलव्य स्टूडेंट स्कूल्स क्रैक्ड IIT, JEE एंड नीट, सेज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, उसमें बोला है कि 600 एकलव्य स्टूडेंट में जो बच्चे पढ़ते थे, तो उनमें से 600 लोगों ने IIT, JEE और नीट निकाला है। ठीक है, अक्रॉस 12 स्टेट्स। नीट 2024 की बात कर रहे थे वो। दिस इज द फर्स्ट लार्ज स्केल सक्सेस फ्रॉम EMRS, दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रॉम्प्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू लॉन्च अ स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम। तो इसी से इंस्पायर होके उन्होंने एक ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया है टू सपोर्ट ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करना है, स्कॉलरशिप्स कैसे लेना और मेंटरिंग वगैरह के लिए। फिर की हाइलाइट्स में देखते हैं कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू प्रीडोमिनेंटली PVTG, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, 85% ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल पॉपुलेशन, मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है ना, उसमें 85% PVTGs है। A new outreach program by Scholarship Division will provide post-matric scholarships and hand-holding through National Education Society for Tribal Students. तो National Education Society for Tribal Students के थ्रू स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। अब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो 1997-98 में लॉन्च किया गया था और वो क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है ट्राइबल चिल्ड्रन को। ठीक है, ये एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और इसकी सपोर्टिंग एजेंसी है NESTS। अब PVTGs क्या होते हैं? ये हमने पढ़ा है 2-3 लेक्चर पहले। ठीक है, PVTGs क्या होते हैं? मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सब ग्रुप्स होते हैं। इनकी लो लिटरेसी होती है, प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, स्टैगनेंट पॉपुलेशन और आइसोलेशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, अभी अपने यहाँ 75 PVTGs है अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, टोटल कितने हैं? 75 है। आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफॉर्मिंग UNFCCC प्रोसेस। इन अ रीसेंट UNFCCC मिड ईयर क्लाइमेट मीटिंग, UNFCCC की जो मिड ईयर क्लाइमेट मीटिंग हुई थी जर्मनी में हुई, जो बॉन में 2024 में, उसमें हाईलाइट किया गया फेलियर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस, एंश्योरिंग क्लाइमेट फाइनेंस और अचीविंग क्लाइमेट जस्टिस। तो UNFCCC की मिड ईयर क्लाइमेट मीटिंग की बात हुई है और किसके पहले हुई है? जो COP30 ब्राज़ील में होने वाला है ना, उसके पहले की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो इंडिया एंड ब्रिक्स सपोर्ट रिफॉर्म्स फर्स्ट इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हमेशा से उसको सपोर्ट करते आए हैं, CBDR प्रिंसिपल को।
तो CBDR क्या है, ये एक प्रिंसिपल है UNFCCC के अंदर जो एक्नॉलेज करता है कि अलग अलग कंट्री की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उस हिसाब से उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा CBDR। फिर पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो ग्लोबल ट्रीटी जो UNFCCC के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट है जो रेटिफाई किया इंडिया ने, कमिट्स टू लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू वेल बियॉन्ड 2 डिग्री, और हो सकता है तो 1.5 के नीचे भी कर सकते हैं। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं। UNFCCC वो एस्टैब्लिश्ड इन 1992। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन, जर्मनी में। और जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये एनुअल मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने के लिए UNFCCC के अंडर। और COP 30 कहाँ होने वाला है, ब्राज़ील में 2025 में। जनरली नवंबर में होता है ये, ठीक है, नवंबर में लिख देती हूँ यहाँ पे। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन इन बिहार। तो विमेन के लिए एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन है बिहार में। तो बिहार कैबिनेट ने एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अप्रूव किया है जिसमें 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्सक्लूसिवली टू विमेन फॉर ऑल कैटेगरीज इन गवर्नमेंट जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज इन द स्टेट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी अप्लाई होगा और प्रमोशनल पोस्ट पे भी अप्लाई होगा। इससे बेनिफिट होगा विमेन को ऑफ ऑल कास्ट, SC ST, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और जनरल कैटेगरी, सबको। ठीक है, और ये पॉलिसी क्या है, इंश्योर फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, उसके लिए लाई गई है। और ये एक्सक्लूसिवली हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में तो 50% से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि विद इन, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, कि विद इन आप करोगे उसी के अंदर। फिर उसके बाद अब आते हैं की फैक्ट्स में। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, रेफर्स टू रिजर्वेशन ग्रांटेड अक्रॉस ऑल वर्टिकल कैटेगरीज। जैसे मान लो SC है, तो SC में जितने लोग हैं उसमें से 35% विमेन होंगी, वैसे ही ST में, OBC में, जनरल में। फॉर किसके लिए, जैसे विमेन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, इन सब के लिए रहता है। ठीक है, फिर वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स सच एज SC ST OBC अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन कास्ट और कम्युनिटी। और वर्टिकल में क्या होता है कि जैसे मान लो 100% है, उसमें से 30% 20% ऐसे अलग अलग इतना इतना दे दिया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस वर्टिकल कैटेगरीज एंश्योरिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वुमेन इन ईच ग्रुप। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट इज सेटिंग अप फैक्ट्रीज ऑन स्मॉल लैंड पार्सल्स मेड ईजियर इन बिहार। तो स्मॉल लैंड पार्सल्स पे फैक्ट्रीज आप सेटअप कर सकते हो, तो बिहार में से पॉलिसी रेगुलेशंस आए हैं। Government of Bihar has announced relaxed building regulations for industrial plots under the upcoming Bihar Building Bylaws 2025, making it easier to establish factories and industrial units on small plots of land. तो छोटे छोटे प्लॉट में आप बना सकते हो। इससे अट्रैक्ट करेंगे वो MSMEs को और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करेंगे स्मॉलर टाउन्स और सिटीज़ में। की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन मिलने लगी है एंड टू बी इंटीग्रेटेड विद इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड सिंगल विंडो सिस्टम। इंडस्ट्रियल प्रमोशन और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ लिंक करके जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करेगा। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन्स और फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी एप्लीकेबल होंगे। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये मेजर रिफॉर्म है एज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड बिहार में, जो स्पेसिफिकली फॉर लॉजिस्टिक्स पार्क्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे फोकस करेगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग फॉर इंडियन स्टेट्स हैव बीन आर रिलीज्ड बाय, अब नेशनल लेवल पे कौन रिलीज करता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कौन रिलीज करता है, DPIIT, जो किसके अंडर फंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक। फिर बिहार की जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है विद इन बिहार। नेक्स्ट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स इज स्टार्टअप एक्सिलरेटर WaveX launches Kala Setu, a nationwide initiative inviting India's leading AI startups to come up with a real-time multilingual multimedia content generation solution for prompt reach out to citizens in governance। तो कला सेतु लॉन्च किया WaveX ने, सिर्फ इतना ही काम का है हमारे। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के उससे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ लॉन्च्ड कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। तो ये रियल टाइम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है भारत के लिए, इंडिया के लिए। अब इसमें की हाइलाइट्स में क्या है कि ये डेवलप करेगा टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसलेट टेक्स्ट टू वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो जनरेशन वगैरह। और रिलेटेड इनिशिएटिव इसी से रिलेटेड है भाषा सेतु, जो रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे काम करता है, और उसमें वो 22 जुलाई 2025 तक के लिए उसमें एप्लीकेशन अलाउड है। अब WaveX ने स्टार्ट किया है, तो हमने क्या देखा, ये स्टार्टअप एक्सिलरेटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वेव्स इनिशिएटिव के अंदर आता है। ये स्टार्टअप से रिलेटेड है। ठीक है, वेव्स इनिशिएटिव मुंबई में हुआ था जिसमें WaveX फैसिलिटेटेड पिचेस फॉर 30 स्टार्टअप्स। तो उसमें स्टार्टअप ड्रिवन हुआ था ये। नेक्स्ट है कि इंडिया इज प्रमोटिंग AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। तो उसी के रिलेटेड ये वेव वाली न्यूज़ थी कि वेव्स इनिशिएटिव के अंदर WaveX ने कला सेतु लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, क्लियर है।
अब हम आते हैं मेंस के टॉपिक में। तो मेंस का फर्स्ट टॉपिक इज़ एड्रेसिंग मिसगिविंग्स। तो इसमें क्या है, ये अंडमान और निकोबार के जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उससे रिलेटेड है। उसमें इन्वायरमेंट और प्लस कितनी अर्जेंसी है प्रोजेक्ट की, उनको कंपेयर करेगा। तो न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड एनहांस इंडिया स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन इंडो पैसिफिक। तो जैसे ये इंडिया है, तो ये इधर पूरा इंडो पैसिफिक में हमारे उसको, ये इंडिया है, ठीक है, इधर अफ्रीका है, तो ये पूरा इंडो पैसिफिक में हमारे रीच को बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। These projects encompass upgrades to airfields and jetties, creation of logistic hubs, establishing of military base, deployment of advanced surveillance network, construction of international container transshipment terminal, ये सब हो रहा है, ठीक है। फिर की हाईलाइट्स में देखते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार क्रूशियल है इंडिया के इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन। यहीं पे बे ऑफ बंगाल का जो स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस है हैज़ ग्रोन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज़ PLAs, जो चाइना की PLA नेवी है ना, उसके कारण बे ऑफ बंगाल का भी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है कि निकोबार जो मेगापॉड बर्ड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर में आ गई, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सिमिलरली विथ लेदरबैक टर्टल्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मैंडेट किया एक रिव्यू बाय एनवायरमेंटल अप्रूवल्स बाय अ हाई पावर्ड कमेटी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे स्पेसिफिकली, तो जो शॉम्पेन ट्राइब है ना, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और उनके नंबर और कम से कम होते जा रहे हैं। इसी को हाईलाइट किया गया था बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लासीफाई कर दिया है फाइंडिंग्स ऑफ HPC, जो रिपोर्ट बनाई थी ना, उसको नेशनल सिक्योरिटी का लॉजिक दे के उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील की है, कुछ नहीं की है। ये RTI एक्ट में ऐसा पता चला था और वो भी मैटर सब जुडाइज है। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान है विच इज़ रिपोर्टेडली डेवलप्ड यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैज़ नॉट बिन रिलीज टू द पब्लिक। तो ये भी पब्लिक को रिलीज़ नहीं किया गया है। अब इसका एनालिसिस है ना, एनालिसिस में उतना सिग्निफिकेंस अपने को नहीं है, बट हमको इसमें एनवायरमेंट, क्योंकि हम एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट पे फोकस करना है। इसका पूरा क्रक्स क्या है, एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम वे फॉरवर्ड में आते हैं। तो गवर्नमेंट शुड मेक द HPC रिपोर्ट पब्लिक विद अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी रिलेटेड रिडक्शंस टू एश्योर स्टेक होल्डर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि HPC रिपोर्ट को आपको पब्लिक कर देना चाहिए, ठीक है। फिर एंगेज प्रोएक्टिवली विद इंडिजीनियस कम्युनिटी। तो जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, शॉम्पेन ट्राइब्स वगैरह और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को एक साथ लिंक करके आपको उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस करना चाहिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉस्टर करना चाहिए। फिर अब अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान भी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसको रिलीज़ करो और साइंटिफिक इवैल्यूएशन करो और बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस, तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। क्रिएट अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क दैट हार्मोनाइजेस स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स विद इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। तो इसमें बेसिकली बात क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये ध्यान रखना है। आई होप ये क्लियर होगा। Now the next topic is quick fix. Budgetary allowances alone will not solve India's R&D problem. तो अब हम अपने R&D में जो जो इश्यूज़ है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ आपको पैसे देने से बस R&D सॉल्व नहीं हो जाएगी। यू नीड मच मोर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। The Union Cabinet has greenlit a 1 lakh crore research development and innovation scheme. कौन सा स्कीम? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन aimed at boosting private sector involvement in basic research. तो क्या इस्टेब्लिश किया था अभी अपन ने रिसेंटली, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो मैनेज, ये इंपॉर्टेंट है ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो मैनेज करेगा इन फंड को और एक्ट एज सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें की हाईलाइट्स क्या है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब इशूज़ में हम बात करें तो गवर्नमेंट 70% R&D लगाती है और प्राइवेट सिर्फ 30%, ये काफ़ी कम है। फंडिंग कंडीशंस की बात की जाए तो फंडिंग इज़ अवेलेबल ओनली फॉर प्रोजेक्ट्स दैट हैव रीच टेक्नोलॉजी रेडीनेस 4 लेवल, मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ कंप्लीशन पे आ गए अपने उस पर, तो उनको मिलती है। इनिशियल सिस्टम्स को वो नहीं मिलती है। तो TRL जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल सिस्टम है वो पहली बार नासा ने इंट्रोड्यूस किया था और वो कैटेगराइज करता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम TRL 1 जो एकदम बेसिक स्टडीज़ में टू फुली ऑपरेशनल सिस्टम TRL 9। अब और कौन कौन से चैलेंजेस हैं कि जो पॉलिसी है ना ऐसे में एक्सक्लूड कर देती है, जो अर्ली स्टेज में जिनको पैसे चाहिए रहते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, वो नहीं आ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। सेक्टर्स लाइक स्पेस, वेंचर कैपिटल, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफन फेस सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैप भी है ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसके हम एनालिसिस की बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट वाली जो स्कीम है एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बोल्ड इनिशिएटिव है जिससे हम ये टैकल कर सकते हैं
और जो हम लिमिट कर रहे हैं ना फंडिंग कोर्स जो सिर्फ TRL 4 से, ये हमारे सिस्टम को और ज़्यादा डाउनग्रेड करती जा रही है। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया बूस्ट स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट साइंटिफिक टैलेंट एंड सक्सेस स्टोरी सच इज इसरो। तो यदि इसरो को देखा जाए तो हम उसी से रिलेटेड या उसी फील्ड में रिलेटेड ज़्यादा स्टार्टअप्स प्रमोट करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, ये बोल रहा है। अब वे फॉरवर्ड में आते हैं, तो एक्सपैंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वही जो भी बोले ना कि सिर्फ TRL 4 को नहीं देना, आप उसके पहले भी दो ना, TRL 1 to TRL 3 को भी दो। प्रोजेक्ट्स इन डेडिकेटेड प्रोग्राम्स टू प्रमोट फंडामेंटल रिसर्च। फिर रिस्क शेयरिंग स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन, इंश्योरेंस, कोलैबोरेटिव पब्लिक प्राइवेट फंडिंग को प्रमोट करो। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करो और ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो इन फंड एलोकेशन थ्रू रिगरस ओवरसाइट ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन शाम को मिलते हैं इससे रिलेटेड प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।